नसीम साहब को सलाम सलाम पाकिस्तान में। हम आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच, वो सच जो तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। जबरन मज़हब तब्दील, जबरन शादी, ये वाक़यात जो हैं हमारे मिनोरिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जो हैं जब घरों से काम करके निकलती हैं, उम्रें कम होती हैं, लेकिन बाहर से जो लोग हैं गैर मज़हब के, वो उनको हरासा करते हैं, किडनैप करते हैं। जब माँ बाप इंक्वायरी के लिए निकलते हैं बाहर FIR दर्ज करवाने के लिए थानों में, तो फौरी तौर पर निकाहनामा सामने आ जाता है और निकाहनामा भी जैली होता है। और जब इंक्वायरी शुरू होती है तो बच्ची बरामद नहीं होती, बल्कि वो जो नाबालिग बच्ची है जिसकी उम्र भी नहीं शादी की, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। आज इस रिपोर्ट के ऊपर हम बात करेंगे, वो फैसलाबाद से है। एक खातून जो अपनी बेटी की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट कचहरी में जा रही थी, तो एक मुस्लिम बंदा जिसने उसकी बेटी के साथ जबरन मज़हब तब्दील करवा के निकाहनामा पेश किया थाने में, उसने उसके ऊपर फायरिंग कर दी और सरेआम, और ये कहा कि अगर अब भी तुम बाज नहीं आओगी तो मैं तुम्हें जान से भी मार दूंगा। उन्होंने इस वाक़े के ऊपर नोटिस भी लिया और FIR दर्ज करवाई, लेकिन कानूनी कार्रवाई कोई नहीं हो रही। हमारे साथ सलीम इकबाल साहब मौजूद हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और ये केस भी फैसलाबाद में उन्होंने इस हॉस्पिटल में जाकर, जहाँ पर वो बीबी एडमिट थी, उनके पास जाकर सही तफसील बताई, और उसी के ऊपर हम तफसीलन इन्हीं से पूछेंगे कि आगे के जो लाया मलार है उसमें वो कानूनी तौर पर क्या पेशरफ्त आ रही है। जी सलीम इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो अगर इस केस के ऊपर बात करें जो कि आपने फैसलाबाद जाके जी उस खातून के साथ हॉस्पिटल में जाके वीडियो भी बनाई जी, तो इस रिपोर्ट को जो कानूनी तौर पर देखी जा रही है उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ इस सेंसिटिव इशू पे आपने आवाज़ उठाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और लास्ट ईयर ये फैमिली ने मेरे साथ रब्ता किया था कि हमारी जो 13 साल और 4 माह की बेटी है उसको अगवा किया गया। मोहम्मद शाहिद नामी जो एक शख्स है, रिक्शा ड्राइवर है, वो बच्ची को स्कूल भी छोड़ने के लिए जाता था। फिर उसके इनके घर वालों के साथ कोई तल्लुकात भी हो गए, घर आना जाना भी हो गया। और उसकी वालदा ने ये बात भी बताई थी कि ये मोहम्मद शाहिद जो है, इसने बेनज़ीर फंड दिलाने का हमें झांसा देकर पहले मेरे साथ एक निकाह नामे पे मेरे से साइन अंगूठा कराया, और मुझे पता भी नहीं, मैं अपने मसीही शोर के साथ रह रही हूँ, अपने घर वालों बच्चों के साथ रह रही हूँ। तो इसने एक निकाहनामा जो है लोगों में दमा दिया कि मैंने इसके साथ जो है शादी की है। अच्छा। फिर उसके बाद ये मेरी बेटी को जब स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, तो फिर इसने वहाँ से मेरी बेटी को अगवा किया और हम थाने में गए, लेकिन थाने में भी हमारी बातचीत नहीं सुनी गई और हम ढूंढते रहे अपनी बेटी को। तकरीबन कोई 5-6 माह के बाद बजरिया पुलिस हमारी बेटी बरामद होती है। ठीक है। और जब बेटी को बरामद किया जाता है उस वक्त जो महक जो बच्ची है 13 साल 4 माह उसकी उम्र थी जब अगवा हुई है, और वो जब बरामद होती है तो वो 3 से 4 माह की प्रेग्नेंट है, और उसके बाद उसको संगीन नताइज की धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं। और फिर वो एक जाली निकाहनामा जो फैसलाबाद का एक बहुत मशहूर मौलवी है जो इस किस्म के काम करता है, अब वो खैर उसका इंतकाल हो गया। ठीक है। तो वो जब उन्होंने ये निकाहनामा पेश किया और फिर उन्होंने ख़ानदान ने चीखना चलाना शुरू किया, और बच्ची ने भी, मुझे पता नहीं, इसने सब कुछ मेरे साथ गन पॉइंट पे किया, मुझे बेहोश करके ये ले गया था। ठीक है। और बच्ची ने अदालत में भी ये बयान दिया, और उसके बाद अदालत की तरफ से जब उसकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस को कहा गया तो पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तारी के चंद माह के बाद ही उसकी ज़मानत हो जाती है। ठीक है। और साजिद साहब, मैं समझता हूँ, देखिए इतना हीनियस ऑफेंस है 376, फिर उस किसी बच्ची को अगवा करना, उसके साथ रेप करना, और रेप के बाद बच्ची प्रेग्नेंट भी हो जाती है, ये सब कुछ साबित भी हो जाता है। इसके बावजूद मुलज़म इतना बासर है और वो वकला के साथ साजबाज करके वो अपनी ज़मानत करवा लेता है। अच्छा, और ज़मानत के बाद फिर मुसलसल वो धमकियाँ दे रहा है। अच्छा जी। अच्छा, निकाह के बाद जब वो बच्ची को उसने बरामद करवाई, जी जी, तो वो उस वक्त निकाह उसी वक्त हुआ सका, पहले तरीकों में था वो?
जब उसने अगवा किया उसके कुछ दिनों के बाद का निकाह था। ठीक है। और फिर ख़ानदान ने जब हमारे साथ रब्ता किया, उसने कहा हमें मुसलसल धमकियाँ मिल रही हैं और वो सबूत मिटाने के लिए अब लड़की को भी कत्ल करना चाहता है। अब चूँकि वो उसका जो ज़िनाकारी थी वो सामने आ चुकी थी, क्योंकि लड़की 3-4 माह की प्रेग्नेंट थी और छोटी उम्र की थी बच्ची। छोटी उम्र की थी। फिर हमने फ़ौरन उस फैमिली को रेस्क्यू किया और लाहौर हम ले आए और उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। कुछ 4-5 माह वो लाहौर में रही हमारे पास। फिर उसके बाद जैसे कोई हालात नॉर्मल हुए हैं और चूँकि बच्ची की डिलीवरी का भी मामला था, और फिर उस शाहिद मोहम्मद शाहिद जो है, इसने इस चीज़ की भी उनको धमकी दी कि ये चूँकि मेरी अपना बीवी है और अगर तुमने बच्चे को कोई अबॉर्शन वगैरह करवाते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ कत्ल का पर्चा करूँगा। अब वो बेचारे मज़ीद डर जाते हैं, मजबूरन वो उस बच्ची को डिलीवर करते हैं। ठीक है। अब वो बच्ची डिलीवर भी हो गई है। 14 साल और 4 माह की उम्र में महक जो है माँ बन जाती है। और फिर उसके बाद होता ये है कि केस चल रहा है अदालत में। एडवोकेट अकमल भट्टी साहब जो है लीगल असिस्टेंस दे रहे हैं। शुरू में हमने उनको सपोर्ट किया था लीगल असिस्टेंस के लिए, और फिर अब जो शहादतों पे था मामला, गवाहियाँ होनी थी। ठीक है। और वो मुसलसल धमकियाँ दे रहा था कि केस की पैरवी करना बंद कर दो। तैरा बीबी जो है, महक की जो वालदा है, कि अगर तुमने केस की पैरवी ना छोड़ी तो तुम्हें मैं कत्ल कर दूंगा। और वो पुलिस को भी बताती रही है, सारे लोगों को उसने कहा कि मुझे थ्रेड आ रही है, लेकिन किसी ने कोई उसकी बात नहीं सुनी। धमकियाँ मुसलसल आ रही हैं। और अभी चंद रोज़ कबल जब वो नाइट ड्यूटी करती थी हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में, जब वो नाइट ड्यूटी करके सुबह वापस आई है तो मोहम्मद शाहिद, जो पहले से उसे पता था कि ये किस रास्ते से आती है और किस रास्ते से जाती है, वो बैठा हुआ था उसके इंतजार में। जैसे वो आई है चौक में, सरेआम उसने गोलियां मारी हैं। जब वो सड़क पे गिर गई है खातून, वो चीखो पुकार कर रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई बंदा सामने उसकी मदद के लिए नहीं आया। और बल्कि उसने अपने खामद को भी कहा कि तुमने आगे नहीं आना, अब ये मुझे तो मारना चाहता है मार दे, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि ये तुम्हारी भी जान ले ले। 5 गोलियां उसको मारी हैं और सड़क पे छोड़ के चला गया। वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब पुलिस का जो मामला है साजिद साहब, वो ये है कि पुलिस अब इस इंतजार में है कि मेडिकल आएगा तो पर्चा होगा। अब ये है कि मुल्ज़िम जो दंदनाता फिर रहा है, उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा, उसकी FIR का इंतज़ार किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जो क्राइम अटेम्प्ट की उसने, उसके मुताबिक जो है वो कर लेते। जब मेडिकल आता तो फिर बाद में मजीद दफात ऐड कर देते जो कुछ बनती थी कानून के मुताबिक। अच्छा, ये जो केस चल रहा है ये शाहिद की तरफ चल रहा है कि इनकी तरफ से? नहीं, शाहिद तो उसमें मुल्ज़िम है ना। अच्छा, शाहिद ने एक काम ये किया, जब वो बच्ची डिलीवर होगी उसके बाद सबूत मिटाने के लिए, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए, उसने हॉस्पिटल से उस बच्ची को अगवा करने की भी कोशिश की है। ठीक है, जो पैदा हुई थी महक से। ठीक है। और उसकी भी मतलब कि FIR दर्ज हुई, उसकी भी पुलिस में दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस जो है मोहम्मद शाहिद के आगे बेबस नजर आती है। तो ये जो इस वक्त महक है जी, वो अपने माँ के पास है या कहाँ पर है? ये जो वाकया, फायरिंग का वाकया हुआ, उससे पहले तो अपने माँ बाप के घर ही रह रही थी वारसपुरा में। ठीक है। लेकिन जब ये गोलियां लगी हैं तो अब सारा खानदान अपनी जान बचाने के लिए कोई किसी रिश्तेदार के घर, कोई किसी रिश्तेदार के घर, और वालदा उनकी जो है वो हॉस्पिटल में पड़ी। अगर सियासी बंदों की अगर बात करें तो हमारे लीडर कहाँ बैठे हुए हैं? बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। देखें, फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन आबादी है जहाँ के MNA MPs और बहुत से नामवर सियासी शख्सियात जो है वहाँ पे, मौजूदा हुकूमत की भी और साबका हुकूमत के भी वहाँ पे मौजूद है। और बहुत से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी वहाँ पे मौजूद है। और मेन वो शहर जो वारसपुरा इलाका जो है वो मेन हब है, मसीहियों का गढ़ है वो जी। लेकिन वहाँ से अभी तक कोई बात सामने आई नहीं है कि कोई एहतजाज होता है, कि मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए कोई आवाज़ उठाता है। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं हुई। जालमाना इक़दामात जो हैं, जालमाना जो वाक़यात हैं, मसीही बच्चियों को जबरी तब्दीली मज़हब के, पहले तो बच्चियों को अगवा किया जाता था, उनका मज़हब तब्दील किया जाता था, लेकिन अब जो लम्हा फ़िक्रिया है और बड़ी जो ख़तरनाक सूरत हाल है वो ये है कि अब पैरवी करने वालों को गोलियाँ भी मारी जाती हैं। और ये एक थ्रेट जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी को दे दिया गया है, ठीक है, कि अगर हम आपकी बच्चियां अगवा कर लेते हैं और उनके साथ फिर जबरी उनका मज़हब तब्दील करवा के हम उनके साथ ज़नाकारियाँ भी करते हैं, तो फिर एक बात ज़हन में रख लें आप कि आपको गोलियां भी मारेंगे। अच्छा, ये जो वाक़यात हो रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बच्चियों के साथ जी, कि यहाँ पर कमज़ोरी कहाँ नज़र आ रही है आपको? वालिदैन की तरफ से
कि जिस तरह इन जो गैर मसीही लोग जो हैं जी फैमिली के अंदर घुसते हैं, फिर उससे ताल्लुकात बनाते हैं, फिर बच्चियों को अगवा कर लेते हैं, बिल्कुल। कहाँ पर कमजोरी है? मैं समझता हूँ कि इसमें गलती हमारी अपनी भी है। पहले हम रौ रस्म बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताल्लुकात बढ़ा लेते हैं, हम आंखें बंद करके लोगों पे इतबार करते हैं, और जिन लोगों पे आंखें बंद करके हम इतबार करते हैं फिर वो ऐसी हमारी आंखें खोल के जाते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी हमें नींद भी नहीं आती। नींद भी नहीं। और माजी के वाक़या से हमने कुछ नहीं सीखा। ठीक है, आरजू राजा का केस हुआ, इस तरह फैसलाबाद में कुछ शहबाज का बड़े ऐसे हुआ, केसेस हुए। फराज शाहीन का केस जी, हुआ, बेशुमार केसेस ऐसे हैं, और बहुत से केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। माँ बाप अपनी इज्जत के लिए खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। अगर ये वाक़यात रिपोर्ट होना शुरू हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान शायद दुनिया में पहले मिनोरिटीज नंबर की पे आ जो जाए। बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है, फिर इसका मतलब सर, मिनोरिटीज़ की बच्चियों की इज्जत महफूज अगर हम बनाएंगे, अगर मौजूदा हुकूमत इस पे काम करेगी तो फिर जो ये मुल्क है बदनामी से बच जाएगा। अदरवाइज़ ये है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो हर वक्त हमारे मुल्क की बदनामी करने के लिए तैयार बैठा है। इस तरह। लेकिन इसमें कसूर हमारे इदारों का भी है, हमारी पुलिस का भी है, हमारे लोगों का भी है। और वो लोग जो इस चीज़ का नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान की जो मिनॉरिटीज़ हैं इनको हमने वीआईपी बनाना है, तो पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ वीआईपी बनती कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। अभी 3 साल की बच्ची के साथ एक इमाम मस्जिद जो है वो रेप करता है, तो वो तो फौरी तौर पर स्कूल में पहुंच गए थे। सर, मिनिस्टर साहब ने तो वो एक्शन ले लिया, मुलज़िम गिरफ्तार हो गया। बड़ी अच्छा इकदाम था उनका, मैं समझता है बड़ी अच्छी कोशिश थी उनकी। लेकिन साजिद साहब, क्या ये मुश्किल बुनियादों पे इन वाक़यात को रोकने के लिए क्या ये तो नहीं होगा कि नहीं है? क्या ये तो नहीं होगा जिससे शाहिद बाहर आ गया है वो भी बाहर आ सकता है? डेफिनेटली होता ये है कि स्पीडी ट्रायल जब तक नहीं होगा, जब तक इस पे कानून साजी नहीं होगी, जब तक साजिद साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ होते हैं ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होते हैं, ठीक है, जिसमें सुलह सफाई हो जाती है। कुछ नॉन कंपाउंडेबल हैं जिसमें सुलह सफाई नहीं हो सकती। तो रियासत का ये फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पर जिनसी ज़्यादती का वाक़या होता है, जबरी तब्दीली मज़हब का कोई वाक़या है, जब ये वाक़या साबित हो जाते हैं तो इस पर सख्त इक़दाम करे, और इसको जल्द अज जल्द केस को बहुत ज़्यादा लंबा खींचा जाता है, अदालतों में बहुत ज़्यादा ज़लीलो ख्वार किया जाता है। यही अब तायरा बीबी के साथ हुआ है, महक के साथ यही बात हुई है, क्योंकि इन लोगों के पास तो रुपया पैसा भी नहीं है, अदालतों कचहरियों में जाने के लिए भी नहीं है। लेकिन वो अकमल भट्टी साहब के भी शुक्रगुजार हैं, कुछ हमने भी उनकी मदद की, ठीक है, तो वो केस को फाइट कर रहे हैं अभी तक। लेकिन मामला ये है कि हमारी अदालत, हमारा जो अदालती निज़ाम है ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। स्पीडी ट्रायल की ज़रूरत है। हम भी हुकूमत से ये आपके प्लेटफॉर्म से अपील करेंगे कि ऐसे वाक़यात में को टाइम फ्रेम सेट कर लिया जाए कि 15 दिन में, 20 दिन में स्पीडी ट्रायल के ज़रिए जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचा देंगे। जब तक सरेआम नहीं लटकाया जाएगा, जब तक सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी, सुलह सफाई हो जाएगी, ये इक़दामात, ये जो जराइम है ये रुकने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान रियासत की अगर बात करें जी, तो हमारी जो गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट जो पीटीआई की, जी, इन्होंने कहा था कि हम मॉडल खाना कल्चर जो है जी, उसको सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे, जिस तरह हमने केपीके में किया। जी। तो क्या पंजाब में वो कल्चर नजर नहीं आ रहा? मैं समझता हूँ कि साजिद साहब, काली क्योंकि एक भेड़े बंदा जो है वो एफआईआर करवाने जाता है वो भी नहीं जल्दी होती। साजिद साहब, काली भेड़े हर जगह मौजूद हैं। ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान की ये बिल्कुल कोशिश है और काफ़ी हद तक इसमें वो कामयाब भी हैं। अब जैसा कि कोई जिनसी ज़्यादती का वाक़या होता है तो हॉस्पिटल में ही खिदमत सेंटर बना दिया गया है, थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ की जो पुलिस की चौकी है वो इन्फॉर्म करेगी थाने को, वहाँ से पुलिस ऑफिसर आएगा और मेडिकल होगा। ये इक़दाम तो काफ़ी हद तक बेहतर हैं। अब आईजी पंजाब ने एक और भी किया है कि आप अपने कहीं पे भी हैं तो आप कोई भी थाने में दरख्वास्त देना चाहते हैं, अगर वाक़या लाहौर का है, आप पंजाब में किसी भी शहर में हैं तो आप किसी शहर से भी एप्लीकेशन दे दें, वो मुतलका थाने को कंसीडर की जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन। ये भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इक़दाम है। लेकिन अभी पुलिस रिफॉर्म्स की जो बातें की जा रही हैं उस तरीके के नताइज सामने नहीं आ रहे। अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है पुलिस। मैं नाज़रीन आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि जिनसी ज़्यादती के वाक़यात जो हैं वो कम हो जाएँ और जबरी तब्दीली मज़हब के जो वाक़यात हैं इनकी रोकथाम हो सके, तो फिर हमें आपस के इख्तिलाफ़ात बुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इन वाक़यात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना होगी। ये नहीं है कि अगर किसी एक वाक़े पर सलीम इकबाल ने आवाज़ उठाई तो ये सिर्फ उसी का फ़र्ज़ है, या अगर साजिद गौरी किसी वाक़े पर आवाज़ उठाता है तो सिर्फ साजिद गौरी का। ये एक हमारा कौमी इशू है, हमारा ये कौमी मसला है। हमारी कौम की बहनों बेटियों की इज़्ज़तें लुट रही हैं, उनको 13 साल 12 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया जा रहा है।
है और हम सिर्फ आपस के इख्तलाफात में लगे हुए हैं कि चलें ठीक है सलीम इकबाल कर रहा है तो ठीक है। नहीं, हम सब ने मिलकर आवाज़ उठानी है। जिस जिस प्लेटफॉर्म पे भी हैं, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है और इसी तरह मुख्तलिफ जो मसीही चैनल्स हैं वो एक ताकत बन चुके हैं। जब हम मिल कर आवाज़ उठाएंगे किसी भी केस के लिए तो फिर हमें इंसाफ की फराहमी में जो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, हमें इंसाफ मिल जाएगा और इस तरीके से हुआ भी है। अब आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ जो फेक मैरिजेस थी उसमें हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और एक वक्त आ गया कि हुकूमत मजबूर हो गई घुटने टेकने पे और अब कोई लड़की क्रिश्चियन लड़की जो है स्पेशली शादी करके चाइना नहीं जा सकती। साजिद साहब, ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी और एक पैगाम था। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मुद्दे पे आवाज़ उठाई। बहुत शुक्रिया आपका सलीम इकबाल साहब, आपने टाइम दिया और जिन इश्यूज़ के ऊपर आपने बात की और ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि आपने जो चाइना का जो लोग हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी की बच्चियाँ जो जा रही थी फेक मैरिज के ऊपर, उसके ऊपर आपने आवाज़ उठाई थी और काफ़ी हद तक इसके ऊपर पाबंदी लग चुकी है। और जिस तरह आपने ये बात की कि हमारे जो जितने भी हमारे क्रिश्चियंस जर्नलिस्ट हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और जितने भी हमारी कौमी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर मिलकर आवाज़ उठाएं, तो मेरा ख्याल है कि हम एक इत्तेफाक की बात जिसे कहते हैं कि जब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी पावर ज़्यादा हो जाएगी, ना कि अलग अलग बात करने से। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए और इसी के ऊपर बात करनी चाहिए क्योंकि हमारे कौमी इश्यूज़ जो हैं वो हमारे ही हैं। मुझे, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।